Hi everyone, welcome back to another micro topic coverage video. In this video, we cover an important topic from prelims and mains perspective in under 10 minutes. So आज का हमारा टॉपिक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। इससे प्रीलिम्स में भी दबा के क्वेश्चन आते हैं और मेंस के लिए एक आपका आइडियोलॉजिकल बेसिस बनता है कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। सो इसमें हम नेक्स्ट 10 मिनट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, डायमेंशंस सब डिस्कस करेंगे। सो स्टिक विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट। सो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सबसे पहली बात तो ज़रूरत क्यों पड़ी। तो 1801 से 1900 तक का जो टाइम पीरियड था इंडियन सोसाइटी के लिए, दैट वाज नोन एज ए डार्क एजेस। डार्क एजेस मतलब कि कोई भी सोशल ग्रोथ नहीं हुई, कोई कल्चरल इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आवर सोसाइटी वॉज स्टैग्नेट, मतलब जहाँ थी वहीं रह गई, एंड कल्चरली डिक्लाइनिंग। बहुत सारी ऐसे इल प्रैक्टिसेस थी, गलत चीज़ें हो रही थी जो कि इंडियन सोसाइटी के कल्चर को डिक्लाइन कर रही थी। ठीक है, सो आप केशव चंद्र सेन को कोट कर सकते हो। ही कॉल्ड इट अ फॉलन नेशन और वी वांटेड इंडियन रेनेसांस। रेनेसांस मतलब पुनर्जागरण। रेनेसांस जो हुआ था वो यूरोप से बोरोड था, यूरोप में रेनेसांस आया था। सो इसलिए हमें इंडिया में भी रेनेसांस की ज़रूरत थी। ठीक है, रीज़न क्या था इस डार्क एजेस के लिए? जो सबसे बड़ा रीज़न था वो इलिटरेट कॉमन मासेस। जो हमारी ज़्यादातर जनसंख्या थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, एंड दे वर देन मैनिपुलेटेड बाय प्रीस्टली क्लास। जो पुजारी क्लास के लोग थे, मतलब जो क्लेम करते थे कि दे नो रिलीजन एंड दे हैव नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर, दे मैनिपुलेटेड द मासेस फॉर देयर ओन बेनिफिट। दे मैनिपुलेटेड मासेस फॉर द मटेरियल गेन टू मेंटेन देयर पोजीशन। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ब्लाइंड फेथ हो गया था, मतलब किसी भी चीज़ में लोग यकीन कर रहे थे, जादू टोना झाड़ फूक। उसके बाद सुपरस्टिशन, बहुत चीज़ें हो गई थी। रिजिड कास्ट सिस्टम हो गया था। इट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द रिलीजन एंड द प्रिस्टली क्लास। रेशनैलिटी का लॉस हो रहा था, मतलब किसी चीज़ में कोई रीज़न नहीं था। जैसे सती प्रथा हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, दहेज हो गया, इसका कोई रीजनिंग बेस नहीं था। इट वॉज जस्ट हैपनिंग। ठीक है, वुमेन की जो स्टेटस था वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा था। कास्ट सिस्टम जो था वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव हो जा रहा था। कोई एक सेक्शन था जो सारे मज़े ले रहा था, कोई एक सेक्शन था जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित था। तो इस वजह से हमें एक रेनेसांस की ज़रूरत थी। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि जो पहले इन्वेडर्स आए थे, जैसे मुगल्स आए, वो इंडियन कल्चर में एसिमिलेट हो गए, है ना। उन्होंने कुछ कल्चर अपना हमें दिया, कुछ हमारा अडॉप्ट किया, एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। बट ब्रिटिशर्स नेवर एसिमिलेटेड इन आवर कल्चर। दे ऑलवेज स्टेड हियर एज ए गेस्ट एंड दे वांटेड टू लीव इंडिया। ओके, सो कंपेयर टू यूरोपियन एनलाइटमेंट, जो यूरोपियन में डार्क एजेस के बाद जो रेनेसांस हुआ था, वहाँ पे जो एनलाइटमेंट की वैल्यूज़ आई थी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, उसके कंपैरिजन में जो इंडियन सोसाइटी थी वो बहुत ही लैक कर रही थी, एंड दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड फॉर द सोसाइटी एट दैट टाइम। उसके बाद जो कंडीशंस थे रिफॉर्म के लिए वो क्या क्या थे, मतलब सोसाइटी में ऐसा क्या क्या हो रहा था दैट डिमांडेड कि हाँ भाई रिफॉर्म आने चाहिए। सबसे पहला तो रिलीजियस सोशल इल था, जैसे कि मैजिक, सुपरस्टिशन, वही झाड़ फूक। प्रीस्ट अनहेल्दी इन्फ्लुएंस, मतलब जो प्रीस्टली क्लास थी दे हैड सो मच इन्फ्लुएंस कि वो सती प्रथा, वो झाड़ फूक, इतना सारा दहेज, इन सब के लिए लोगों को कन्विंस कर देते थे। ठीक है, पॉलीथिज्म, बहुत सारे गॉड हो रखे थे, है ना। हर रीजनल में एक गॉड, हर गॉड की अलग व्यवस्था, हर गॉड के लिए अलग अलग पूजा पाठ। सो दिस ऑल वॉज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। ठीक है, आइडोलेटरी, मूर्ति पूजा। ठीक है, मोनोपोली ओवर स्क्रिप्चुअल नॉलेज। जो प्रीस्टली क्लास था वो ये क्लेम करता था कि जो स्क्रिप्चर में लिखा है सिर्फ उन्हें पता है, एंड दे आर टेलिंग द ट्रूथ। बट लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड बाई द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ आवर कंट्री दैट दिस वॉज नॉट द केस। ठीक है, वुमेन बहुत बुरी हालत में थी। सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, सोशल कोएर्जन। अगर आपने सती प्रथा नहीं किया तो आपको सोशली बॉयकॉट किया जाता था, आपकी स्थिति सही नहीं थी, दिस वॉज बैड। ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो लड़कियां होती थी बिकॉज ऑफ दहेज प्रथा, दे वर ट्रीटेड एज इकोनॉमिक बर्डन, एंड इट वॉज नॉट गुड फॉर अ फैमिली टू हैव ए फीमेल चाइल्ड, सो वो मार देते थे। कास्ट हायरार्की बेस्ड ऑन बर्थ, है ना। अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, यूनिटी डिक्लाइन हो रही थी। अगर आप देखो कि एक सोसाइटी में जहाँ पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं उस सोसाइटी में कोई यूनिटी नहीं है, तो नेशनल लीडर्स को ये बहुत थ्रेट दिखा कि भाई आपस में ही बटे हुए हो, जाति सब जाति, तो कैसे चलेगा देश। उसके बाद ह्यूमिलिएशन फॉर अनटचेबल, उनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, उनको मंदिर में अलाउ नहीं हो रहा है। सो दिस वॉज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर, जो कोलोनियल रूलर थे,
दे ट्राई टू इन्फोर्स देयर आइडियोलॉजी, उन्होंने हमारे ऊपर अपनी आइडियोलॉजी इन्फोर्स किया कि वाइट सुप्रीमेसी जिसको बोलते हैं, कि हमारा ही कल्चर जो है वो डोमिनेट है। तो इससे भी कुछ जो कल्चरली एजुकेटेड लोग थे इंडियन सोसाइटी के, दे गॉट अफेंडेड कि भाई तुम बाहर से आके अपना कल्चर हम पे क्यों थोप रहे हो। सो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट आवर कल्चर, वी नीड टू रिफॉर्म आवर कल्चर फ्रॉम विद इन। सो दैट वॉज द सोशल कंडीशन दैट मेड द रिक्वायरमेंट फॉर द रिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो एनलाइटेंड इंडियन थे, जो कि कुछ लॉयर बने, बैरिस्टर बने, जो कुछ थोड़ा फॉरेन गए, उनके अंदर कुछ ज्ञान आया। ठीक है, फेल्ट डिफीटेड बाई हैंडफुल ऑफ फॉरनर्स, उन्हें लगा कि भाई बाहर से 1000-2000 अंग्रेज आके पूरे कंट्री पे राज कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे कल्चर में जो स्ट्रक्चर है वही गलत है, इफ़ वी कांट डिफेंड आवर ओन नेशन। सो दे वर द वंस हु आर वेरी एंग्री अबाउट द प्रिवलेंट सोशल स्ट्रक्चर एट दैट टाइम। सो उस समय का जो प्रिवलेंट सोशल स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर मतलब उस समय जितनी भी चीज़ें चल रही थी, मतलब वुमेन की स्टेटस, ऊंच नीची, कास्ट सिस्टम, सब के अगेंस्ट उनके अंदर गुस्सा आ गया कि भाई इसी वजह से ऐसा हुआ कि हम गुलाम बन गए। ठीक है, और जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ आ रही थी बाहर के नेशन से, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जब नेशनलिस्ट लीडर ने पुश करना शुरू किया कि देश आज़ाद करवाना है, हमें यूनिटी लानी है, दे ऑल वांटेड टू किल दिस सोशल स्ट्रक्चर, एक नया सोशल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। ठीक है, सो दीज वर द ऑल द रीजन्स दैट पुश्ड फॉर द रेनेसांस एंड सोशल रिफॉर्म्स। एजुकेशन हो गया, न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद हाँ, तो इन दोनों चीज़ों से ये क्लियर हो गया कि जो रिफॉर्म की चाहत आई थी, जो रिफॉर्म आया था, वो एक्चुअल में विद इन से भी आया था, प्लस कॉलोनियल प्रेजेंस की वजह से उन पर गुस्से से भी आया था। ठीक है, अब आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या थे हमारे रिफॉर्म के? सबसे पहले मिडिल क्लास बेस, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो एक्सपोज हुआ मॉडर्न आइडिया से, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से। सो जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दीज काइंड ऑफ पीपल बिकेम अर्ली टॉर्च बेरर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, जो मिडिल क्लास था उनको कुछ कुछ मटेरियल सक्सेस तो मिला, बट व्हेन दे गॉट मटेरियल सक्सेस, उनको दिखा कि जो सोशल वैल्यूज़ हैं हमारी, दे आर नॉट कंड्यूसिव टू मटेरियल गेन, तो उन्होंने भी सोशल रिफॉर्म की चाहत रखी। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल बेस था उसमें 3 कीवर्ड आप डाल सकते हो। सबसे पहला था रैशनलिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म और ह्यूमनिज्म। रैशनलिज्म मतलब कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए सर, आप ऐसे ही मत बोल दो कि हाँ ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय ने कहा कि भाई कॉजैलिटी, मतलब हर चीज़ जो सोसाइटी में हो रही है उसके पीछे एक रैशनल रीजनिंग होनी चाहिए। ठीक है, ब्रह्मो समाज ने ये बोला कि जो वेदास हैं वो 100% सत्य नहीं है, मतलब उन्होंने जैसे लिखा था ना कि वेद में जो लिखा है वो 100% सत्य है, नहीं सत्य है, तो ब्रह्मो समाज ने इसको कंटेंड किया कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सैयद अहमद खान ने भी ये बोला कि जो रिलीजियस टेनेंट है, मतलब जो रिलीजन में बोला गया है कि स्त्री का दर्जा नीचे है, ये 4 वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें, मतलब ऐसे ये नहीं है कि इम्यूटेबल है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, दे कैन बी चेंज, बिकॉज इसके पहले ये फीलिंग थी लोगों के अंदर कि ये डिवाइन ऑर्डर है, मतलब भगवान ने बोला है ये बड़ी चीज़ है, भगवान या अल्लाह या जिसने भी बोला है ये बड़ी चीज़ है और हम इसको बदल नहीं सकते। बट जो ये रिफॉर्मर्स थे लाइक सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय और ब्रह्मो समाज, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने कंटेंट किया कि नहीं भाई ये चीज़ें बदली जा सकती हैं। ठीक है, विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि रिलीजन में जो भी चीज़ है इट शुड बी टेस्टेड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो प्रूफ्स हैं, जैसे कि साइंस के लॉस प्रूफ होते हैं, वैसे ही रिलीजन को टेस्ट में उतरना पड़ेगा, तभी वो रिलीजन माना जाएगा। ये बहुत अच्छा कोट है, आप डाल सकते हो। ठीक है, और हमें फोकस ऑन वर्ल्डली कंडीशन, मतलब जो आज का करंट का कंडीशन है हमें उस पर फोकस करना होगा, इंस्टेड ऑफ ये कि स्वर्ग मिलेगा और अच्छी लाइफ होगी, नेक्स्ट लाइफ, इन सब पे बात नहीं होगी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने मोनोथिज्म प्रमोट किया, प्रीस्टली क्लास की मोनोपोली पे अटैक किया और इस तरह की चीज़ें हुई। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन मोरालिटी को ही सर्वोपरि रखा गया कि भाई जो भी ह्यूमन सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए अच्छी चीज़ है दैट शुड बी प्रमोटेड। ठीक है, व्हाट इज़ गुड फॉर द ह्यूमन प्रोग्रेस दैट शुड बी कंसीडर्ड एज ए ह्यूमन मोरालिटी। ठीक है, इंडिविजुअल राइट को सुप्रीमेसी दी गई कि भाई आपके पास अपनी राइट्स हैं रिलीजन के लिए, वेलफेयर के लिए, और रिलीजन वॉज डोमिनेंट आइडियोलॉजी। अच्छा ये सब देखो, अगर आप देखोगे तो हर चीज़ रिलीजन पे ही, प्रिस्टली क्लास पे ही क्यों अटैक की जा रही है? बाकी चीज़ें भी थी जिस पे अटैक किया जा सकता था, क्योंकि उस समय तक जो हमारा सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर था ना, दैट वाज सो मच डिपेंडेंट ऑन रिलीजन कि हर चीज़ के लिए लोग रिलीजन की तरफ देखते थे, हर एक्सप्लेनेशन के लिए रिलीजन की सहायता लेनी पड़ती थी।
सो उस समय के रिफॉर्मर ने सोचा कि अगर हमें सोसाइटी में चेंज लाना है तो रिलीजन इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू टैकल. सो दैट्स वाई द रिलीजन वॉज फर्स्ट थिंग जिसको टैग किया गया. तो गोल क्या था हमारा, अब इसमें भी कीवर्ड है जनरल ऑल्टरनेट कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम. मतलब कि जो अभी हमारा कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें रिलीजन एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, उसको हम मूव करें रैशनैलिटी की तरफ, है ना, जहाँ पे रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग को सुप्रीमेसी दी जाए इंस्टेड ऑफ रिलीजन को. ठीक है. सो ब्रॉडर चेंज के लिए वी नीडेड टू चेंज द रिलीजियस आइडियोलॉजी. और दूसरा क्या था कि रीजनरेट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि सोसाइटी को एटलीस्ट कुछ चाहिए होता है अपनी आइडेंटिटी के लिए कि मैं यहाँ से आता हूँ, हमारे पूर्वजों ने ये किया, हमारी संस्कृति ऐसी है. दिस गिव्स यू अ बिलोंगिंग. ठीक है. तो इंडियन सोसाइटी में उस समय रूटलेसनेस की प्रॉब्लम आ रही थी, किसी को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है. सो गोल दो ही था कि सबसे पहले हमें जो करंट आइडियोलॉजी उसको चेंज करनी है, और जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे जिनके दम पे भारत सोने की चिड़िया बना था, आप उनको रिवाइव करो, आप उनको वापस से रिजुविनेट करो. तो जैसे हमारे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो नॉवेल्स लिखे गए, ड्रामा लिखे गए, स्क्रिप्चर्स लिखे गए, उसके बाद आर्ट को बढ़ावा दिया गया, लिटरेचर बढ़ाया गया, ड्रेस, है ना, फूड, इंडियन एंशियंट टेक्निक्स जैसे योगा हो गया, मेडिसिन हो गया, आयुर्वेदा हो गया, इन सबको रिवाइव किया गया, रिवाइटलाइज किया गया, सो दैट हमारी जो रूटलेसनेस की प्रॉब्लम है दैट कुड बी सॉल्व्ड. ठीक है. तो इसमें 2 स्ट्रीम्स बन गए जो कि रिफॉर्म के लिए जा रहे थे. पहले थे रिफॉर्मिस्ट, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा चेंज किया जाए, बदला जाए, जैसे कि ब्रह्मो समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. रिवाइवलिस्ट ये थे कि जो चीज़ें हमारी सुसुप्त हैं, मतलब जो कि सो चुकी हैं, उनको जगाया जाए, है ना, जैसे आर्य समाज, देवबंद मूवमेंट, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. बट इफ़ यू ऑलरेडी नो, दीज वर द रिफॉर्मिस्ट एंड दे वर द रिवाइवलिस्ट. ठीक है. अब डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म जो था उसका स्कोप कैसे बढ़ा. सबसे पहले तो हमने रिलीजन को टैकल किया. ठीक है. ऑल इल्स वॉज डिराइविंग इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द रिलीजन, सो द रिलीजन वॉज फर्स्ट थिंग दैट नीडेड टू बी टैकल्ड. उसके बाद हम सेक्युलर चीज़ों पे गए, जैसे कि हमने एजुकेशन को टैकल किया, हमने वुमेन के स्टेटस को टैकल किया, हमने कास्ट सिस्टम को टैकल किया. ठीक है. सबसे पहले अपर क्लास में बदलाव लाया गया, क्योंकि अपर क्लास वॉज द सेक्शन हु वॉज एक्सपोज टू एजुकेशन, हु कैन रीड, हु कैन अंडरस्टैंड, हु कैन हैव लॉजिकल डिस्कशन विद द रिफॉर्मर्स. उसके बाद मिडिल क्लास को इन्वॉल्व किया गया जब धीरे धीरे बदलाव आने लगा. एंड लेटर इट ऑल्सो पेनिट्रेटेड इन द लोअर स्टेटा लाइक अनटचेबल्स, शेड्यूल कास्ट टाइप ऑफ पीपल. ओके. उसके बाद इसमें जो पूरे मूवमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल सब ने हेल्प किया. ओके. हमारे पास 2 मेन एजेंडा थे जिसे हमें टैकल करना था. सबसे पहला था कि वुमेन का इमेंसिपेशन करना है, मतलब जो रिफॉर्म मूवमेंट्स का ओवरऑल बिग पिक्चर अगर आप देखो तो सबसे पहला था कि हमें वुमेन्स का इमेंसिपेशन करना है, मतलब वुमेन की स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करना है. दूसरा था कि कास्ट और अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव कर. सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी कि हाउ दीज 2 थिंग्स वर टैकल्ड बाय मेनी इंडिविजुअल्स एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एट सो मेनी लेवल्स, and you will learn a lot of factual information for prelims as well, and a lot of keywords and thinkers and women reformers for the mains questions as well. So thank you for watching this video. See you in the next one.